और मैं कहूंगी कि परिवर्तन नहीं, परिवर्तन की एक सुनामी जो आने वाली है वो आज सब लोग आप मेरे ख्याल से उसको आप प्रस्तुत करेंगी और यही शब्द मेरे ख्याल से काफी है बताने के लिए कि जो जनता के बीच का जो भाव है वो आपको पहले दिन से ही दिखाई देगा। सौरभ जी, परिवर्तन की सुनामी आने वाली है, तैयार है आप सेफ्टी किट के साथ? जैसा कि मैंने अभी आपसे कहा, सिर्फ चिंता विपक्ष को इसकी होनी चाहिए कि जो 75-78 सीट विपक्ष के पास बची है वो 22 के चुनाव में बचेगी या नहीं बचेगी। सुनामी जरूर आएगी और वैसी ही आएगी जैसी 17 में आई थी और निश्चित रूप से 325 से और अधिक सीटें भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की आएगी। मेरा जन्म एक राजनीतिक सामाजिक परिवार में हुआ है। मैंने होश संभालते ही बहुत सारी सरकारों को काम करते देखा है। जिस तरह से ये केंद्र और प्रदेश की भाजपा सरकार जनता के लिए काम कर रही है, निश्चित रूप से सुनामी आएगी और 325 से अधिक सीटें भाजपा के गठबंधन को दिलाकर जाएगी। कांग्रेस कहां है आदित्य राय जी? सबसे पहले मैं अपने सभी भाइयों को, काशी के लोगों को, प्रदेश के लोगों को, देश के लोगों को विश्वकर्मा जयंती की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं, क्योंकि भगवान विश्वकर्मा का आज जन्म है, जिन्होंने इस पूरे सृष्टि को, पूरे हमारे इस देश को, पूरे इस सृष्टि को बनाया है, उनकी शुभकामनाएं हैं। कांग्रेस निश्चित तौर से मजबूती के साथ खड़ी है और आने वाला समय आप देखेंगे कि कांग्रेस हर काशी से लेकर आप कहीं पर भी उत्तर प्रदेश में जितने भी संघर्ष हैं, जितने भी जो चीजें जनता के लिए जो जरूरत थी उसके लिए कांग्रेस संघर्ष सड़क पर की है। कोरोना के पहले लॉकडाउन में भी आप देख लेंगे, दूसरे लॉकडाउन में भी कांग्रेस, प्रियंका गांधी जी ने जिस तरीके से लोगों की सेवा की, काम किया, विशेष रूप से काशी में हम सब लोग मिलकर, हमारा एक एक कार्यकर्ता, एक एक साथी सड़क पर उतरकर सबकी सेवा किया। बाकी लोग घर में बैठे थे। पूछिए लोगों से, पहले कोरोना के कार्यकाल में भी, लॉकडाउन में पहले भी पॉजिटिव निकल गए सारे लोग और दूसरे बार भी पॉजिटिव थे। कांग्रेस का हर कार्यकर्ता सड़क पर उतर रहा था, लोगों को खाना खिला रहा था, दवाई वितरण कर रहा था, लोगों को सारी जो जरूरत की चीजें थी वो मुहैया हम करा रहे थे, जो कि हमारे पास कोई जनप्रतिनिधि नहीं, उसके बावजूद भी हम लोग लगकर काम कर रहे थे। और बाकी लोग जो चुने हुए लोग थे, जो अपने आप को बड़ी बड़ी बात करने वाले लोग हैं, प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र है, पहले के लॉकडाउन में भी आप देख लें, दूसरे लॉकडाउन में भी कहीं पर भी पता नहीं था और दोनों बार सारे बनारस के जनप्रतिनिधि पॉजिटिव होकर घर बैठे हुए थे और हम लोग सड़क पर उतर के काम कर रहे थे, ब्लड डोनेशन से लेकर खाने से लेकर। काम कर रहे थे, जो चुने हुए प्रतिनिधि है वो क्या कर रहे थे, वो सवाल तो मैं जवाब लूंगी ही, लेकिन एमएच खान साहब को चर्चा में शामिल कर लेते हैं। पूछ रहे हैं सभी लोग बाहर, सत्ता पक्ष के भी और दूसरे पक्षों के भी, कि बहन जी सिर्फ ट्वीट ही करती रहेंगी। देखिए, 2017 में जब भारतीय जनता पार्टी जीत के आई थी, उस वक्त समाजवादी पार्टी की गुंडा राज था, पूरी तरह से कानून व्यवस्था ध्वस्त थी। अब 2021 में, 2017 में भी देखिए पेट्रोल के दाम कितने थे, डीजल के दाम कितने थे, महंगाई कितनी थी, यूरिया का दाम कितना था और सिलेंडर गैस का दाम कितना था। आज 21 में देखिए कितना दाम हो रहा है। जनता महंगाई से त्रस्त हो चुकी है, उसकी कमर टूट चुकी है। पेट्रोल डीजल से महंगाई बढ़ गई है, तो जनता 2022 में इसका जवाब देगी कि आपको मैंने कुर्सी पर बैठाया था इसलिए कि आप हमारे महंगाई कंट्रोल करोगे, पेट्रोल डीजल के दाम कम करोगे। क्योंकि जब भारतीय जनता पार्टी सरकार में नहीं थी तो स्मृति ईरानी जी और सब लोग चूड़ियां ले लेके दौड़ रहे थे, सिलेंडर लेके दौड़ रहे थे। आज सिलेंडर महंगा हो गया तो कहां है स्मृति ईरानी? कहीं दिखाई नहीं दे रही है। तो 2022 में जब चुनाव होगा तो इसी पर चुनाव होगा, जनता इस पर अपना मत देगी। बहुजन समाज पार्टी बहुजन हिताय सर्वजन सुखाय के नारे से चलती है, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के नारे से चलती है और 2022 में बहुजन समाज पार्टी की ही सरकार बनेगी। बहन कुमारी मायावती जी मुख्यमंत्री बनेंगी। बहुजन की बात करती है लेकिन आजकल ब्राह्मणों की बात ज्यादा करती है। खैर, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, सर्वजन हिताय, सारे लोगों को, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, ये संविधान का नारा है और ये मेरा भी नारा है, ये मेरी पार्टी का भी नारा है। सौरभ जी, कोरोना की पहली वेव, दूसरी वेव त्रस्त रहे वाराणसी, संजय राय साहब बता रहे हैं कि हम लोग मदद कर रहे थे,
चुनकर नहीं आए तब भी आप लोग कहाँ थे? कोरोना की पहली वेव जब आई उस समय केंद्र और प्रदेश की दोनों सरकारें बहुत तेजी से जनता के विकास के कार्यों में लगी हुई थी। कोरोना एक स्पीड ब्रेकर के रूप में आया, लेकिन सिर्फ हमारे लिए नहीं, पूरे विश्व के लिए आया। और मैं यहां इस मंच से आभार व्यक्त करूंगा आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, जिनका कि आज जन्म दिवस भी है। उन्होंने जिस तरह से इस देश को कोरोना में संभाला, उस तरह से पूरे विश्व में कहीं कोई नेता अपने देश को नहीं संभाल पाया। बड़े बड़े विकसित देशों की अर्थव्यवस्था डूब गई और हमारा देश पूरी गति से चलता रहा। विकास कार्यों में कोई रुकावट नहीं आई। आप अगर बात करें तो उन्होंने पूरे कोरोना काल में निःशुल्क जांच की व्यवस्था की, निःशुल्क चिकित्सा की व्यवस्था की। पिछले वर्ष जब कोरोना की पहली वेव आई थी, अप्रैल से लेकर नवंबर तक निःशुल्क राशन वितरण की व्यवस्था की। इस वर्ष मई से लेकर दीपावली तक निःशुल्क राशन वितरण की व्यवस्था की। निःशुल्क टीकाकरण का जो कार्यक्रम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने चलाया, ये पूरे विश्व में सबसे अनोखा है। इतनी बड़ी संख्या में निःशुल्क टीकाकरण पूरे विश्व में, आप तो न्यूज चैनल से हैं, आप खुद पता कर लीजिए, पूरे विश्व में इतना बड़ा निःशुल्क टीकाकरण का कार्यक्रम कहीं नहीं हुआ। और इन सब चीजों को निःशुल्क देने के बाद इतने लंबे समय तक करोड़ों करोड़ जनता को, 80 करोड़ जनता को निःशुल्क राशन देने के बाद भी देश की अर्थव्यवस्था पे कोई असर नहीं पड़ा। ये हमारे मोदी जी का चमत्कारिक नेतृत्व है जिसमें यह संभव हुआ। जहां तक बात हो रही थी कि पार्टियां क्या कर रही थीं, सब कुछ खुला है, बिल्कुल पारदर्शी है। किस पार्टी के कितने कार्यकर्ता मैदान में थे, किस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने वैक्सीनेशन सेंटर पे रात दिन ड्यूटी दी, किस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने घर घर राशन वितरण कराया, मास्क वितरण कराया, सैनिटाइजर वितरण कराया, ये सब कुछ सबके सामने है। आप मेरी ही बात करें तो मेरे ही फेसबुक पेज को आप देख लीजिएगा, आपको पूरा विवरण मिल जाएगा कि कोरोना काल में कौन कितने दिन घर रहा, कौन सड़क पे उतर के काम किया, कौन ट्विटर और फेसबुक पे सिर्फ पोस्ट डालता रहा। सारी जानकारी वहां से मिल जाएगी। रहा सवाल पॉजिटिव होने का, तो पॉजिटिव वही होगा जो जनता के बीच जाएगा। जो घर बैठ के राजनीति करेगा वो पॉजिटिव नहीं होगा, वो आराम से सेफ रहेगा। निश्चित रूप से कोरोना की पहली वेव में भी मैं पॉजिटिव हुआ, कोरोना की दूसरी वेव में भी पॉजिटिव हुआ, लेकिन वही 14-18 दिन जब तक डॉक्टर ने इजाजत नहीं दी निकलने की, और उसके बाद फिर वैसे ही हम भाजपा कार्यकर्ता जनता के बीच रहे, लगातार जनता की सेवा की है। ठीक है, शालिनी जी थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए काम की बात मेरे सवाल का जवाब आना चाहिए। देखिए, ऐसा है कि पॉजिटिव जो लोग बता रहे हैं कि ये लोग रहे, बाकी लोग हम लोग नेगेटिव रहे, तो ये जनता के बीच में थे, भाजपा के लोग, बाकी लोग घर बैठे थे। आप उठाकर देख रहे हैं जितने भी कार्य हुए हैं, आप इनका रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए। बनारस में इनके अपने कार्यकर्ता चीख कर, चिल्ला कर वेंटिलेटर के लिए, आईसीयू के लिए वो तड़प कर मर गया। अजय शुक्ला कार्यकर्ता भाजपा का था ना, वो, उसको बेड तक नहीं मिला। लेकिन प्राकृतिक और एक सुनिए, मैं भाजपा कार्यकर्ता की बात कर रहा हूं, वो बीएचयू में उसके पूरे वीडियोज हैं, आप देख लीजिएगा, और काफी जबरदस्त चले। दूसरा, एक आनंद श्रीवास्तव जी हैं, भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं, उनकी मां को ऑक्सीजन नहीं मिला बीएचयू में, वो उनकी गोद में उनकी माता जी एक्सपायर कर गई, आनंद श्रीवास्तव जी। तो आप ये देखिए, जब आप किस तरीके से काम आप लोग कर रहे हैं। हमारा एक भी कांग्रेस का कार्यकर्ता आप उठाकर हमारे कहीं पे भी आप पता लगा लें, जितनी ताकत थी हम लोगों ने, ब्लड डोनेशन से लेकर, मैंने खुद अपनी बीवी का, बच्चों का, हम लोग सारे लोग ब्लड डोनेट किए उस कोरोना के काल में, जब कोई निकल नहीं रहा था, जब लोग घरों से बाहर नहीं झांक रहे थे, तब हम लोगों ने काम किया। और जैसा बता रहे हैं कि हम लोग जब नेगेटिव हुए तब निकले, मुझे ध्यान है कि मोदी जी ने कमिश्नर ऑफिस में एक मीटिंग बुलाई बनारस के सभी जनप्रतिनिधियों की, और उसमें 14 दिन के अंदर ही, 14 दिन बीता नहीं था पॉजिटिव का, और 14 दिन के अंदर ही उस कमिश्नर के ऑफिस में हमारे बनारस के मंत्रीगण, विधायकगण, भाजपा के लोग पहुंच गए थे। तो क्या किसकी तरफ है इशारा? इशारा किसकी तरफ है? नहीं, इशारा बनारस में जो लोग, जितने भी बनारस में लोग थे वो पॉजिटिव थे। जब मोदी जी ने मीटिंग बुलाई कमिश्नर के ऑफिस में, तो सभी लोग उपस्थित हो गए। तो क्या उस दौरान सब लोग निगेटिव हो गए थे और किसी मीडिया का जवाब भी कोई नहीं दे रहा था? अब ये सोचिए, ये हाल रहा है।
मेरा ये कहना है कि आपने जो किया, आप जो कर सकते थे, मेरा सीधा सीधा प्रश्न है, जो कर सकते थे वो आप लोगों ने नहीं किया, इसको स्वीकार करना चाहिए। नहीं तो बहुत लोगों की जान बचाई जा सकती थी, बहुत लोगों को जीवन रक्षा हो सकती थी, बहुत लोगों को रेमडेसिविर लगाई जा सकती थी, बहुत लोगों को वेंटिलेटर और आईसीयू दिलाया जा सकता था। मेरा ये सीधा कहना है कि उसकी मदद जो करनी चाहिए तो वो आप लोग नहीं कर पाए। सौरभ जी, कोरोना की पहली वेव और दूसरी वेव में एक अंतर था। वो बेसिक अंतर ये था कि पहली वेव में L1 के पेशेंट अधिक थे, L2 L3 के बहुत कम थे, जबकि दूसरी वेव में L2 L3 के पेशेंट ही अधिक थे। बनारस सिर्फ बनारस नहीं है, बनारस पूरे पूर्वांचल के साथ बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ के लिए भी चिकित्सा का एक केंद्र है। एकदम से एक समय ऐसा आया था कि बाहर के जिलों से बहुत पेशेंट बनारस आ गए थे, जिससे कुछ दिन की समस्या आई थी। मैं यहां इस मंच से पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी का, प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करूंगा। जितनी जल्दी उन्होंने इस स्थिति को संभाला, कोई और सरकार नहीं संभाल सकती थी। कोरोना की दूसरी लहर कैसी आएगी, इसका विश्व के किसी डॉक्टर को अंदाज नहीं था। और उस कुछ 10-15 दिन का कुछ दिक्कत आई थी, जिसको संभाल लिया गया। वेंटिलेटर बेड्स भी बहुत ज्यादा संख्या में बढ़ गए और आईसीयू भी बहुत बड़ी संख्या में बढ़ा लिए गए। ऑक्सीजन के प्लांट जगह जगह, कबीर चौरा अस्पताल में सरकार से लगा, रामनगर के अस्पताल में एक निजी कंपनी ने लगाया मेरे निवेदन पे। इसके अलावा अभी मैं एक ऑक्सीजन प्लांट का ट्रॉमा सेंटर से उद्घाटन करके आ रहा हूं। दूसरा सवाल बड़े भाई का एक था, उद्घाटन से यहाँ पर दूसरा सवाल बड़े भाई का था, उसका जवाब दे दूं। उन्होंने कहा कि एक मीटिंग हुई जिसमें जो पॉजिटिव थे, मंत्री विधायक सब चले गए। मुझे याद है मैं उस समय पॉजिटिव था और मैं उस मीटिंग में नहीं जा पाया था। मैंने बता दिया था नेतृत्व को कि मैं पॉजिटिव हूं, नहीं जा सकता। और मेरे सिवा जो और जनप्रतिनिधि उसमें गए थे वो नेगेटिव हो चुके थे, वो नेगेटिव होने के बाद उस मीटिंग में गए। इसीलिए मैंने पूछा था कि इशारा नाम नहीं लिया मैंने, बोला ना कि लोग गए। ठीक है, अब दो और मेहमान हैं। शालिनी जी, उद्घाटन का यहाँ पर जिक्र किया। मेरा एक सवाल ये है कि बार बार ये कहा जाता है कि बीजेपी सरकार सिर्फ उद्घाटन ही करती है, हमने किया था, उद्घाटन कर रहे हैं, उद्घाटन का उद्घाटन कर रहे हैं। क्या उद्घाटन ना करें? अगर सरकार, पिछली सरकार का काम था तो क्या रोक दे उस काम को? बिल्कुल करें उद्घाटन, लेकिन कुछ अपने कार्य का भी तो उद्घाटन करें। 4.5 साल बीत कर आपका कार्यकाल खत्म होने को आ गया, लेकिन आप देखिए ये जो उद्घाटन अभी तक करे जा रहे हैं, ये जो समाजवादी के कार्य थे जो उन्होंने अपने कार्यकाल में किए थे, अखिलेश यादव जी के कार्यकाल में जो कार्य हुए थे वो इतने कार्य थे कि अपने कार्य बीत जाने के बाद भी आज तक ये लोग उसी का उद्घाटन कर रहे हैं। तो सामने सामने साफ साफ दिख रहा है कि कार्य असल में प्रदेश के लिए किसने किया है। अभी अभी इन्होंने कहा कि कोरोना की जब लहर आई तो अभी इल्जाम लगाया विधायक जी ने कि विपक्ष जो है वो अपने घरों में था। तो इसकी गवाह तो मैं कहूंगी कि यहाँ लोग बैठे हुए सारे लोग हैं कि जब कोरोना की ये विनाशकारी लहर हमारे काशी में आई तो किस तरीके से बेमौत लोग बेड और ऑक्सीजन की गुहार लगाते हुए मारे गए। और उस वक्त हमारे प्रधानमंत्री जी बंगाल चुनाव में व्यस्त थे और हमारे जितने भी यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, विधायक और मंत्री, वो सब कहीं दिखाई नहीं दिए। गंगा में तैरती लाशें ने पूरे विश्व में जो है ध्यान खींचा और जो रेत में जो शव दफनाए गए उनकी रामनामी तक जब खींच ली गई तो कहीं कोई दिखाई नहीं दिया था। और जब दिखाई दिए तो वो भी एक न्यूज बनी कि जब पहला विनाश सारा करके कोरोना की लहर चली गई और जब ये लोग बाहर आए और जब एक टीके का उत्सव शुरू किया इन्होंने, उसमें जनता ने स्वयं दौड़ा लिया था। तो उससे आप समझ सकती हैं कि जो कार्य कौन गायब था। और जहां इन्होंने कहा कि गायब होने के तो पहले की जो लहर जब शुरू हुई, जब आपने देखा कि किस तरीके से प्रवासियों का पलायन हो रहा था और केंद्र और प्रदेश की सभी सरकारों ने, भाजपा की सरकारों ने अपने हाल पर छोड़ दिया था, तो सबसे पहले जो सड़क पर उतर के आए थे वो समाजवादी थे। सड़क सड़क पर उतर के उन्होंने, जबकि अभी इन्होंने कहा कि पहले किसी को अंदेशा नहीं था उस खतरे का, सब डर गए थे, लेकिन उस डर को पीछे छोड़ करके समाजवादी सड़क पर उतरे थे। गांव-गांव, शहर-शहर में उन्होंने उन प्रवासियों की मदद की, उन्हें खाना दिया और तब ये जनप्रतिनिधि कहीं नहीं थे। तो ये इल्जाम मैं कहती हूं कि विधायक जी को इस पर फिर से सोचना चाहिए। ठीक है, अहमद खान, लूंगी आपको जवाब दे दूं। अहमद खान साहब कुछ कहना चाहते थे, इकट्ठा ही आपसे जवाब ले लूंगी ना। जी 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 अब देखिए, अभी कोरोना काल की बात हो रही थी, सब कोरोना काल की बात कर रहे नहीं, हैं। कोरोना काल की बात शुरू किया ना बीजेपी वालों ने, तो बात करनी पड़ेगी। आपके चैनल ने खुद दिखाया है लखनऊ में कोरोना काल में नदी के किनारे छोड़ दीजिए, बाहर सड़क पर क्रिमेशन हो रहा था
और जब ज्यादा क्रिमिनेशन होने लगा, ज्यादा मौतें होने लगी, ज्यादा होने लगा, तो टीन शेड लगा दिया गया कि देख ना पाए जनता कि कितने लोग मर गए हैं, कितने लोग हो रहे हैं। सड़क पर लंबी लंबी लाइन लाशों की लगी हुई थी। वहां के आपके उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन उन्होंने कहा सीएमओ से कि भाई एक एम्बुलेंस भेज दो, हमारे बड़े करीबी लोग हैं। कुल मिलाकर आपके भी आरोप वही हैं, पार्टी यहाँ पर नहीं, मेरी बात सुनिए, मेरे पास ऑन रिकॉर्ड है, ये कहीं गलत नहीं है, आपके चैनल ने दिखाया है। और सीएमओ से कहा, डीएम ने कहा कि लोग मर रहे हैं सड़क पर, मैं क्या करूं? मैं कुछ नहीं कर सकता। न बेड दिया, न ऑक्सीजन दिया, न दवा दिया, और न कोई इलाज हुआ। लाखों लाखों लोग मर गए, क्रिमिनेशन नहीं हो पाया, गंगा जी में दफनाने की जगह नहीं मिल पाई, जलाने की जगह नहीं मिल पाई, गंगा जी में लाशें तैर रही थी, दुनिया ने देखा है। बहन शालिनी जी ने शिलान्यास लोकार्पण की बात उठाई, इस पर मैं आपको एक वाकया बताऊंगा बनारस का। यहां बनारस की जनता बैठी है। सन 2002 में मेरे बड़े ही सम्मानीय मुलायम सिंह जी ने, समाजवादी पार्टी के नेता, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, पूजनीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की पैतृक स्थान को काशी से जोड़ने के लिए एक पुल की आधारशिला रखी। 5 साल उनकी सरकार चली, पूरे दम से चली। उसके अगले 5 साल आपकी सरकार चली, बहन मायावती जी की चली। उसके अगले 5 साल पुनः भाई अखिलेश यादव जी की चली। 15 वर्षों में यह पुल पूरा नहीं हो पाया, और जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, रिकॉर्ड 8 महीने में पुल बनकर तैयार हो गया। अब 8 महीने में उस पुल को बनाकर हमने तैयार कर दिया, तो लोकार्पण हम ही करेंगे। इसके सिवा सारे जवाब ले लीजिए। सवालों को लेकर मैं जनता के बीच भी जाऊंगी, आपके पास भी पहुंचती रहूंगी। यहाँ पर समय इजाजत नहीं दे रहा है मुझे, मैं बस इस चर्चा को यहीं पर खत्म करना चाहूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया, आपके तमाम आरोप और सवाल जवाब में लूंगी आगे जाकर। थैंक यू सो मच। लेकिन आप मोमेंटो के लिए प्लीज आप अपने स्थान पर बने रहें। नितेश कायल जी, बनारस के रंग निराले हैं। यहाँ सुबह और शाम ही नहीं, इंसान भी सुरीले हैं।